हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग प्रोएक्टिव इन्वेस्टर्स। मैं आज की अपनी इस वीडियो में बात करूंगा टीएफएसए अकाउंट पर कि किस तरह हम अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को टीएफएसए के अंदर रखकर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैं बात करूंगा टीएफएसए के बेनिफिट्स पर, टीएफएसए अकाउंट्स के लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि हमें टीएफएसए के अंदर करनी चाहिए ताकि हम अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर सकें। एंड लास्टली मैं बात करूंगा हम अपने टीएफएसए के कंट्रीब्यूशन रूम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन लिमिट तमाम कैनेडियन सिटीजन्स के लिए 18 साल के बाद शुरू होती है, जबकि तमाम लैंडेड इमिग्रेंट्स की जो कंट्रीब्यूशन रूम है वो उनकी लैंडेड डेट से स्टार्ट होता है। TFSA स्टैंड फॉर टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। इसको टैक्स शेल्टर अकाउंट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी किस्म की भी इन्वेस्टमेंट को TFSA अकाउंट के अंदर रखेंगे तो आप उससे हासिल होने वाले इंटरेस्ट के ऊपर आपको शेल्टर मिलेगा, यानी कि आपको उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर TFSA अकाउंट के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू नॉन रजिस्टर्ड अकाउंट। कनाडा में हम जो भी इनकम जनरेट करें उसका एक पोर्शन हमें टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को पे करना पड़ता है। कनाडा में हम एक्चुअली मुख्तलिफ तरीकों से इनकम जनरेट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम जो कि हम जॉब से हासिल करते हैं, बिजनेस इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम की 3-4 तरीके हैं, जैसे कि इंटरेस्ट है जो कि आप GIS या सेविंग अकाउंट से हासिल करते हैं, डिविडेंड जो कि हम स्टॉक्स या बॉन्ड से हासिल करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हम रीट से हासिल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है डिविडेंड की तरह, लेकिन इसकी टैक्स कैलकुलेशन डिविडेंड से मुख्तलिफ है। और आखिर में आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन जो कि आप स्टॉक्स को सेल आउट करने के बाद हासिल करते हैं। कैपिटल गेन एक वन टाइम इंटरेस्ट है, क्योंकि जब आप स्टॉक सेल आउट करते हैं तो उस टाइम ही आपको मिलता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर मिलते हैं। TFSA एक लार्ज अम्ब्रेला है जिसके अंदर हम GICs, बॉन्ड्स, सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स को रखते हैं, और इन तमाम चीज़ों से हासिल होने वाला इंटरेस्ट के ऊपर हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से TFSA अकाउंट के अंदर हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। लेकिन कनाडा में मौजूद कुछ लोग इस TFSA अकाउंट को एज ए सेविंग अकाउंट ही यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से वो अपने इस TFSA अकाउंट को इफेक्टिवली यूज़ कर नहीं पाते। अगर आप TFSA के अंदर सेविंग्स को रखें तो जिस तरह बैंक में हम अपनी सेविंग्स को रखते हैं तो बैंक हमें सिर्फ उसका 2% इंटरेस्ट देता है। सो मेरे मुताबिक TFSA को आप ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि कनाडा के इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंगली हर साल इन्फ्लेशन 2% बढ़ता है। अगर 2% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि जो 2% आप हर साल गेन करते हैं उतना ही वो इन्फ्लेशन रेट में चला जाता है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने TFSA अकाउंट को सेविंग की बजाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट के तौर पर यूज़ करें तो आप इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। TFSA अकाउंट की एक कंट्रीब्यूशन लिमिट है। अगर वो कंट्रीब्यूशन लिमिट के अंदर आप अमाउंट रखेंगे तो आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी की कंट्रीब्यूशन रूम ना हो तो हर कोई अपना इन्वेस्टमेंट TFSA अकाउंट में रखे और उसे कोई टैक्स पे ना करना पड़े, जिसकी वजह से इसकी कंट्रीब्यूशन एक लिमिट है। और ये लिमिट तमाम कैनेडियन सिटीजन्स के हवाले से उनकी एज से स्टार्ट होती है, जबकि लैंडेड इमिग्रेंट की ये कंट्रीब्यूशन लिमिट उनकी लैंडेड डेट से स्टार्ट होती है। करंटली 2020 में इसकी कंट्रीब्यूशन रूम जो कि हर साल चेंज होता है वो है 6000, लेकिन जब बैक इन 2009 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो इसकी लिमिट थी 5000, और 2009 to 2012 तक ये 5000 ही रहा, लेकिन 13 में ये इंक्रीज करके 5500 हो गया, और इसी तरह ये सेम 5500 2014 में रहा, लेकिन 2015 में ये इंक्रीज करके 10000 पे चला गया, और 2016 to 18 ये 5500 पे रहा, 2019 में ये 6000 हो गया, और
2020 में भी ये 6000 है और एक्सपेक्टेड है कि 2021 में भी ये 6000 ही रहेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसकी जो कंट्रीब्यूशन रूम की लिमिट है वो किस तरह कैलकुलेट की जाती है। अगर कोई कैनेडियन सिटीजन जैसे ही वो 18 साल का होता है तो उसे ये TFSA अकाउंट एलोकेट हो जाता है, लेकिन लैंडेड इमिग्रेंट्स की ये TFSA जब जैसे ही वो लैंड करते हैं और उनकी एज अगर 18 साल से ज़्यादा है तो फिर उन्हें ये TFSA की कंट्रीब्यूशन रूम एलोकेट होता है। अगर आप मेरे चार्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो इसमें आप अपनी एज या लैंडेड डेट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन रूम कितना है। इस चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आपकी एज 29 से ज़्यादा है तो आपका कंट्रीब्यूशन रूम 69,500 है। इसी तरह अगर आपकी एज 21 है या फिर आपको कनाडा लैंड किए 4 साल गुजर गए हैं, सो आपका कंट्रीब्यूशन रूम है 23,000। इस कंट्रीब्यूशन रूम को आप उस टाइम डिक्रीज करेंगे जब आप कोई अमाउंट इसमें डिपॉजिट करेंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर आपने 2019 में 10,000 अपने कंट्रीब्यूशन रूम में डिपॉजिट करवाया था तो इस साल आपका जो कंट्रीब्यूशन रूम है वो 10,000 के साथ डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि आपके पास होगा कंट्रीब्यूशन रूम 13,000, क्योंकि आपका टोटल था 23,000 माइनस आपकी डिपॉजिट अमाउंट 10,000 और जो आपका कंट्रीब्यूशन रूम का बैलेंस बचता है वो है 13,000। TFSA अकाउंट में जब भी आप कोई अमाउंट विड्रॉ या डिपॉजिट कराते हैं तो उसका TFSA अकाउंट के ऊपर या टैक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। और TFSA अकाउंट की जो कंट्रीब्यूशन रूम की जो लिमिट है वो उसको आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका टोटल रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन रूम इज इक्वल टू आपने जितनी अमाउंट जो आपका रूम है वो माइनस जितना आप उसमें कंट्रीब्यूट किया है प्लस जितना आप उसमें विड्रॉ करवाया है। सो इस तरह आप अपने रूम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपका कंट्रीब्यूशन रूम 23,000 है लेकिन आपने कभी उसमें कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं की तो वो आपका जो रूम है वो नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर की जो कंट्रीब्यूशन रूम की लिमिट है वो भी उसमें ऐड अप कर दी जाती है। सो यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप अपने कंट्रीब्यूशन रूम से कोई भी अमाउंट विड्रॉ करवाएं तो आप कोशिश करें कि वो दिसंबर में विड्रॉ करवाएं, क्योंकि वो आपका रूम राइट अवे नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो अमाउंट जनवरी में विड्रॉ करवाई तो उस रूम की अवेलेबिलिटी के लिए आपको पूरा साल जनवरी टू दिसंबर वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को वही रूम आपके पास अवेलेबल होगा। TFSA के कंट्रीब्यूशन रूम को आप किस तरह चेक कर सकते हैं। आप CRA की साइट पे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं या उनकी ऐप को डाउनलोड करके या फिर उनके कस्टमर केयर के सेंटर पर कॉल करके आप अपनी रूम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो CRA है वो आपके जो TFSA अकाउंट की कंट्रीब्यूशन रूम को हर बार या हर रोज़ कैलकुलेट नहीं कर रहा होता। CRA सिर्फ इसे दिसंबर में कैलकुलेट करता है और मार्च में इसको दोबारा अपडेट करता है। अगर आपने और वो भी जो कैलकुलेट करता है लास्ट ईयर दिसंबर तक कैलकुलेट करता है। अगर आपने इस साल कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है तो वो उसको अपडेट नहीं करेगा टिल मार्च। अगर हम रूल्स की बात करें तो TFSA की जो लिमिट है उससे हम एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसको एक्सीड करेंगे तो उसकी पेनल्टी भी है, जो कि जितनी भी आप अमाउंट अपनी लिमिट से ज़्यादा पे करेंगे डिपॉजिट करवाएंगे तो आपको 1% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर वही अमाउंट आपने पूरा साल उस अकाउंट में रखी तो 1% एवरी मंथ। सो इसका मतलब ये हुआ कि साल के आखिर में आपको 12% इंटरेस्ट उसके ऊपर देना पड़ेगा, जो कि एक किस्म के एक क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ हम CRA की कैलकुलेशंस पे डिपेंडेंट हों बल्कि हमें अपनी साइड पे TFSA अकाउंट के चेक एंड बैलेंस को रखना बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने TFSA अकाउंट में कितनी अमाउंट विड्रॉ करवाई और कितनी डिपॉजिट करवाई। TFSA अकाउंट की एक अच्छी बात भी यही है कि आप ये TFSA के अकाउंट मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि आपका एक TFSA अकाउंट है RBC में और एक है ब्रोकर अकाउंट जो कि TD बैंक में है। लेकिन इन तमाम अकाउंट्स में जमा की जाने वाली रकम आपकी कंट्रीब्यूशन रूम से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा TFSA की रियल पावर की। एक्चुअल में इसकी रियल पावर ये है कि अगर आप इसमें कोई 40,000
डिपॉजिट करवाते हैं TFSA में, और जो कि आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, और आफ्टर 1 ईयर वही 40,000 1 लाख पे चला जाता है। सो आप उस 1 लाख को अगर दिसंबर में विड्रॉ करवाते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन रूम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि यही 1 लाख आपको 1 जनवरी में दोबारा अवेलेबल हो जाएगा। सो इस तरह आप अपनी एज के लोगों के कंट्रीब्यूशन रूम से ज्यादा आप अपना कंट्रीब्यूशन रूम बना सकते हैं। लेकिन इसकी वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर आपने TFSA में रखकर अपनी अमाउंट को पेनी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट किया है और वो आपकी अमाउंट थी 40,000, लेकिन वो आपका स्टॉक नीचे जाता है और आपने उसको सेल आउट कर दिया 10,000 पे, और वही आप 10,000 विड्रॉ करवा लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो कि आपके कंट्रीब्यूशन रूम की जो लिमिट थी उसमें आप सिर्फ 10,000 ही एड अप करवा सकते हैं, ना कि 40,000। सो इस तरह आपने अपने कंट्रीब्यूशन रूम को परमानेंटली 30,000 लॉस कर दिया। TFSA के अंदर जो आपकी अमाउंट ग्रो होती है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अगर आप उसके ऊपर, मेरी लास्ट वाली एग्जांपल जो कि मैंने एक्सप्लेन की, अगर आपकी रूम की लिमिट थी 40,000 और आपने 40,000 इन्वेस्टमेंट किया और आपकी वो इनकम 40,000 से 1 लाख हो गई है, तो उसका आपकी रूम के साथ कोई लिंक नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में आपने 40,000 डिपॉजिट ही करवाया था। तो यहाँ पे मैं ये चीज कंक्लूड करना चाहता हूँ कि आप अपने TFSA अकाउंट में वो तमाम स्टॉक्स जो कि आप सोचते हैं कि रिस्की स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि अगर करें भी तो वेट करें अगर वो स्टॉक डाउन जाता है, और कभी भी उससे अमाउंट विड्रॉ करवाने की कोशिश ना करें। सो हमें TFSA अकाउंट को एज ए सेविंग अकाउंट नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें सिर्फ 2% इंटरेस्ट हासिल होता है, और ना ही हमें TFSA अकाउंट को ग्रोथ स्टॉक के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी एग्जांपल इस तरह है, अगर आपने आज एक स्टॉक जो कि आपने 50,000 के बाय किए हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको कोई कैपिटल गेन की सूरत में प्रॉफिट नहीं आ रहा और वो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, लेकिन आफ्टर 20 इयर्स के बाद जब आप उसको सेल आउट करके अमाउंट विड्रॉ करवाएंगे तो आपको टैक्स तो नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन 20 इयर्स तक आपने कोई टैक्स सेव नहीं किया। सो मेरे मुताबिक आप उन तमाम स्टॉक्स को अपने TFSA अकाउंट के अंदर बाय करें जिनसे आपको मंथली या क्वार्टरली डिविडेंड की सूरत में इंटरेस्ट हासिल होता है, क्योंकि जिस तरह वो मंथली या क्वार्टरली डिविडेंड आपको आता है उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और अपने उस डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे भी प्रॉफिट गेन करेंगे। सो इस तरह आप इन स्टॉक्स के ऊपर अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं TFSA अकाउंट को यूज करके। सिर्फ डिविडेंड वाले स्टॉक्स को TFSA अकाउंट में रखें। अगर आप डिविडेंड्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो टॉप राइट पे क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो को देखें और डिविडेंड वाले स्टॉक्स को जरूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, TFSA अकाउंट में जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें सिर्फ कनेडियन इन्वेस्टमेंट करें। इससे मुराद ये है कि जो भी आप स्टॉक बाय करें तो उसको कनेडियन करेंसी में बाय करें, क्योंकि जब आप USD में बाय करेंगे तो आपको विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस विद होल्डिंग टैक्स को भी सेव करना चाहते हैं तो आप उन तमाम स्टॉक्स को अपने RRSP अकाउंट में रखें। आखिर में मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा, वो तमाम डिविडेंड वाले स्टॉक्स जिनकी टैक्स कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, जिस तरह के रीट्स, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट वाले जो स्टॉक्स हैं, उनका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो है 40%। लेकिन अगर आप कोई और स्टॉक्स देखें जिनका डिविडेंड आता है और उसके डिविडेंड का जो टैक्स है वो है 25%। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रीट्स वाले स्टॉक्स को अपने TFSA अकाउंट में रखें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स को सेव कर सकें। उम्मीद है कि मेरी आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरी इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर TFSA अकाउंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में मेंशन करें, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस।